गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परमाणु संरचना के चैप्टर में आज हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने बोर का नियम और परमाणु की ऊर्जा और उससे संबंधित जो तरंग दैर्घ्य है उसको हम लोगों ने प्राप्त किया और उसके बारे में पढ़ा। तो आइए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका जो अध्ययन डिटेल में किया था वह बामर ने किया था। इस स्पेक्ट्रम में ब्लैक बैकग्राउंड पर बहुत सारी ब्राइट लाइंस यानी बहुत सी पृथक पृथक चमकीली रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं को एच अल्फ़ा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा ये ऐसे करके अनंत तक ये जाती हैं। तो इनको हम कहते हैं। इनकी विशेषता ये है कि शुरू में ये दूर दूर होती हैं, बाद में ये क्लोज होती चली जाती हैं, नज़दीक होती जाती हैं। तो इनके इनकी विशेषता है कि स्पेक्ट्रम के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाने पर रेखाओं की चमक तथा उनके बीच की दूरी नियमित रूप से घटती जाती है। इस प्रकार ये रेखाएं एक श्रेणी की सदस्य हैं जिसको बामर सीरीज कहते हैं। यह विजिबल रीजन यानी दृश्य प्रकाश में दृश्य प्रकाश देती हैं। क्या स्पेक्ट्रम होता है और इसमें वेवलेंथ जो मिलता है यानी कि तरंगदैर्घ्य वह दृश्य प्रकाश का मिलता है। तो इसको 1885 में बामर ने प्राप्त किया था। तो बामर श्रेणी की सभी रेखाओं की तरंगदैर्घ्य इस समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 1/λ = r 1/2² - 1/n², जहाँ r क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है जिसका मान 1.097 × 10⁻7 होता है। अब इसमें n बराबर 3 रखेंगे, n बराबर 4 रखेंगे तो इसी प्रकार हमको जो लाइन है वह एच अल्फ़ा रेखा मिलेगी, एच बीटा मिलेगी, एच गामा, इस तरह से हमको मिलती जाएगी। तो बामर श्रेणी की कई रेखाएं स्पेक्ट्रम के दृश्य प्रकाश में विजिबल पार्ट में होती हैं। स्पेक्ट्रम के अदृश्य भाग में भी अन्य श्रेणियां प्राप्त की गई हैं, जैसे लाइमन श्रेणी, यह अल्ट्रावायलेट में, पाशन, ब्रैकेट एवं फुंड श्रेणियां यह सब इंफ्रारेड अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं। तो इन विभिन्न श्रेणियों की रेखाओं की तरंगदैर्घ्य हम जो है इस सूत्र से निकाल लेते हैं। तो लाइमन श्रेणी के लिए 1/λ = r 1/1² - 1/n², n²। बामर श्रेणी के लिए 1/λ = r 1/2² - 1/n²। यह वही समीकरण है जो 1/λ = r 1/n1² - 1/n2²। तो इसमें n1 यानी कि ये प्रथम यानी पहले शेल यानी पहले ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर तक इसमें ट्रांजिशन होता है। इसमें दूसरे तक होता है, इसमें तीसरे तक होता है और ऊपर कहीं से भी किसी भी ऊर्जा स्तर से उस ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन आता है। तो बामर श्रेणी के लिए 1/λ = r 1/2² - 1/n²। पाशन श्रेणी के लिए और ऐसे ब्रैकेट श्रेणी के लिए 1/λ = r 1/4² - 1/n²। अब यहाँ पे n जो शुरू करेंगे वो उसके आगे की संख्या से शुरू करेंगे। फुंड श्रेणी के लिए 1/λ = r 1/5² - 1/n²। तो इसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या क्वांटम फिजिक्स में इसको किया गया है, क्वांटम मैकेनिक्स में। तो हाइड्रोजन परमाणु की आयनित अवस्था को शून्य ऊर्जा स्तर माना जाए तो परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं को हम निम्नलिखित सूत्र द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। En = -RhC/n², जहाँ पे R क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, H प्लैंक का नियतांक है और C प्रकाश की चाल है। पूर्णांक n को क्वांटम संख्या इसको कहा जाता है। तो इसमें n = 1, 2, 3, 4 ऐसे रख के हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो जब परमाणु को किसी प्रकार ऊर्जा मिलती है तो वह क्या होता है कि अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर से किसी ऊंचे या मैक्सिमम ऊर्जा स्तर में चला जाता है और वहाँ से लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड में ही सीधे अथवा निम्न ऊर्जा स्तरों से होते हुए निम्नतम ऊर्जा स्तर में लौट आता है। लौटते समय परमाणु प्रकाश का उत्सर्जन करता है। प्रकाश मतलब विकिरण का उत्सर्जन करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यह n = इनफाइनाइट है, 0 है यहाँ पे, और इस तरह से 0 इसकी ऊर्जा, और यहाँ पे इस तरह से दिखाया गया है। जैसे ये एग्जाम्पल के लिए कि ऊपर से यह जब आ रहा है तो तीसरे में अगर आ रहा है तो ये पाशन श्रेणी हो गया, दूसरे में आ रहा है तो बामर श्रेणी हो गया, और यहाँ पे देखिए पहले में आ रहा है तो लाइमन श्रेणी की लाइंस मिलेंगी। अब ये लाइंस कहाँ से आ रही है, दूसरे से आ रही हैं, तीसरे से आ रही हैं, चौथे से आ रही हैं, पाँचवें से आ रही है। इस तरह से ये किसी भी ऊर्जा स्तर से ये पहले में आएंगी तो हमको जो सीरीज मिलेगी लाइमन सीरीज मिलेगी। इसी प्रकार तीसरे से दूसरे में आ रही है, इसमें बामर श्रेणी में,
चौथे से दूसरे में आ रही है, पाँचवें से आ रही है, यानी किसी भी ऊर्जा स्तर से जब ये दूसरे ऊर्जा स्तर में आएगी तो हमको बामर श्रेणी मिलेगी। ठीक इसी प्रकार पाषाण श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी की ये लाइन्स हमको मिलती हैं। अब आगे कि माना कि हाइड्रोजन परमाणु के दो ऊर्जा स्तर N1 व N2 हैं, जिनकी ऊर्जाएं E1 व E2 हैं। इसको हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। यदि परमाणु का संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर से N2 से निम्न ऊर्जा स्तर N1 में हो तो वह E2 माइनस E1 ऊर्जा के प्रकाश फोटान का उत्सर्जन करेगा। जो हम लोगों ने इसको पढ़ा भी था उसमें, बोर के जो बोर की नियम थे उसमें इसको हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। तो प्लांक के सिद्धांत के अनुसार इन दोनों ऊर्जा स्तर के अंतर के बराबर ऊर्जा का ये फोटान देगा, यानी एच न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 या न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन एच। न्यू क्या है? आवृत्ति है। अब यहाँ पे E1 इक्वल टू माइनस आर एच सी अपॉन N1 स्क्वायर, E2 इक्वल टू माइनस आर एस सी अपॉन N2 स्क्वायर। जब इसको हम इसका अंतर निकालेंगे तो हमको मिलेगा न्यू इक्वल टू आर सी 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। यहाँ पे रखेंगे जब हम तो हमको मिलेगा आर सी, क्योंकि एच यहाँ पे नीचे जो है इस एस से कट जाएगा। अब इसमें यदि परमाणु के उससे उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा हो तब सूत्र C इक्वल टू न्यू लैम्डा के अनुसार न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा इसमें रखेंगे तो हम इसको 1 अपॉन लैम्डा, यहाँ पे C भी कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। इसमें जितना अंडरलाइन है रेड कलर की इंक से उसको आपको कॉपी में नोट करना है। अब 1 अपॉन लैम्डा को हम तरंग संख्या वेव नंबर कहते हैं। इस समीकरण से हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने वाली सभी श्रेणियों की व्याख्या की जा सकती है। लाइमन श्रेणी के लिए 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर, अभी जो ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, यानी किसी भी ऊर्जा स्तर से ये पहले ऊर्जा स्तर में आता है। ठीक है, तो n इक्वल टू 2 के लिए जब आप निकालेंगे इसमें वैल्यू r की रख के तो n इक्वल टू 2 के लिए 1216 एंगस्ट्रॉम और सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य n इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए 912 एंगस्ट्रॉम है। इसके बाद ये बढ़ती ही जाएगी। इसी प्रकार बामर सीरीज के लिए जब हम रखेंगे N2 यहाँ पे देखिए फिक्स है 2, यानी किसी भी ऊर्जा स्तर से वो दूसरे ऊर्जा स्तर में आएगा। n इक्वल टू 345 रखेंगे तो इस प्रकार हमको जो इसमें स्पेक्ट्रम मिलेगा वो दृश्य प्रकाश में विजिबल रीजन में प्राप्त होती हैं और सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य इसमें 3646 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है। पाषाण श्रेणी में 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो इसको हमको किसी भी ऊर्जा स्तर से ये तीसरे में आएगी। इसी प्रकार ब्रैकेट सीरीज में 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर 1 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग यानी कि इंफ्रारेड में प्राप्त होती है। फुंड श्रेणी में भी जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से पांचवें ऊर्जा स्तर में लौटता है तो हमको ये जो प्राप्त होती हैं स्पेक्ट्रम वो भी हमको इंफ्रारेड रीजन में प्राप्त होती है। अब एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन, यानी इसमें जो अवशोषण संक्रमण है उसके लिए क्या है कि जब यहाँ से इसको ऊर्जा मिली तो यह क्या हुआ कि ऊपर के तरफ यानी कि उच्च ऊर्जा स्तर में गया, तब क्या होता है ये इसमें जो हमको मिलेगा वह हमको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो साधारणतः सभी परमाणु निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहते हैं। यदि हम श्वेत प्रकाश को हाइड्रोजन से भरी नलिका में गुजारें तो हाइड्रोजन के परमाणु इसमें से उपयुक्त ऊर्जा के प्रकाश फोटानों को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से विभिन्न उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाएंगे। इन संक्रमणों को यहाँ पे दिखाया गया है। सभी संक्रमण लाइमन श्रेणी के संक्रमण, क्योंकि ये सभी निम्नतम ऊर्जा स्तर से प्रारंभ हो रहे हैं तो इसमें लाइमन सीरीज का ही मिलेगा। तो जहाँ पे लाइमन से सीरीज की हमको स्पेक्ट्रम मिलेगा वहाँ पे डार्क लाइन्स मिलती हैं। चूंकि साधारण अवस्था में सभी परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं, अतः अवशोषण संक्रमण केवल n बराबर 1 स्तर से ही प्रारंभ हो सकते हैं, 2, 3 से नहीं। अतः हाइड्रोजन परमाणु के अवशोषण स्पेक्ट्रम में केवल लाइमन श्रेणी ही प्राप्त होती है और कोई श्रेणी प्राप्त नहीं होती, जबकि एमिशन स्पेक्ट्रम में सारा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सूर्य के जो प्रकाश है उसमें भी हमको इस तरह से हमको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलता है। तो जहाँ पे चमकीली लाइन थी वहाँ पे डार्क लाइन मिलती है। अब इनकी बोहर के सिद्धांत की सीमाएं, इनकी लिमिटेशंस हैं। पहला क्या है कि यह सिद्धांत केवल एक इलेक्ट्रॉन जैसे परमाणु हाइड्रोजन के समस्थानिक एकल आयनित हीलियम, द्वि आयनित लिथियम इत्यादि की व्याख्या कर सका। जब इसमें ज़्यादा यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गए तो इसको व्याख्या नहीं किया जा सका।
जब किसी स्पेक्ट्रमी रेखा का उच्च विभेदन क्षमता के स्पेक्ट्रोस्कोप से परीक्षण किया गया तो उनमें एक से अधिक धूमिल सूक्ष्म रेखाएं पाई गईं। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की इन सूक्ष्म संरचनाओं को बोहर सिद्धांत से नहीं समझा जा सका। फिर बोहर के सिद्धांत से किसी परमाणु की स्पेक्ट्रमी रेखाओं की आपेक्षिक तीव्रता की व्याख्या नहीं की जा सकती। इस सिद्धांत से चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के अन्य रेखाओं में टूटने की, जिसको हम जीमन प्रभाव, जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकी। यह सिद्धांत परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को भी नहीं समझा सकता है। यह इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के संबंध में कोई सूचना नहीं देता। तो इस प्रकार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लेंगे। जो यहाँ पे अंडरलाइन है इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।